हम लोग मौर्य काल पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्यों के काल के बाद का काल मौर्योत्तर काल है ना। जैसा कि हम जानते हैं, मौर्य वंश का जब शासन चल रहा था तो भारत देश का एकमात्र पहला राजवंश था जिसने राजनीतिक एकीकरण किया था। क्लियर? मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय में इसका जो साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। ये हम देख चुके हैं। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने तोसली और कलिंग को जीता था और उसे अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्लियर? ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो उस राजनीतिक एकीकरण के साम्राज्य को संभाल सके। क्लियर है? तो सम्राट अशोक के बाद के जो मौर्य वंश के शासक हुए हैं वो उतने बलशाली नहीं थे। बलशाली कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। इतिहास में उन्हीं का नाम होता है, या तो जो बहुत अच्छा काम करे या जो बहुत बुरा काम करे, उन्हीं के बारे में जानकारी हमको मिलती है। और सम्राट अशोक के बाद के जो शासक हुए उनके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के बाद के जो शासक हुए वो उतने, है ना, प्रतापी शासक नहीं थे। तो मौर्यों का जब पतन होता है सम्राट अशोक के पश्चात, तो इसका फायदा उठा के जो क्षेत्रीय राजवंश थे वो अपने आप को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। जो कभी मौर्यों के सामंत हुआ करते थे या उनके कभी भृत्य हुआ करते थे, मतलब उनके अंतर्गत रह के किसी छोटे छोटे क्षेत्र में शासन किया करते थे। तो मौर्यों का जब पतन हुआ तो ये सभी राजवंश अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। क्लियर? साथ ही जो विदेशी शक्तियां थी वो भारत देश में किसी ऐसे शासक को न देखकर जो प्रतापी हो, जो पूरे साम्राज्य को एक करके रखा हो, भारत में मौर्यों के पश्चात ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो राजनीतिक एकीकरण स्थापित कर सका। क्लियर? तो उसका फायदा विदेशी ताकतों ने उठाया। वो विदेश से भारत की ओर आए और किसी भी छोटे मोटे क्षेत्र पर अधिकार करके अपना शासन करने लगे। तो यही टाइम पीरियड कहलाता है आपका मौर्योत्तर काल। तो मौर्यों के बाद का जो काल है उसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम देखेंगे जो क्षेत्रीय राजवंश थे, और एक पार्ट में हम देखेंगे जो विदेशों से आकर आक्रांता जो थे, है ना, आक्रमणकारी, वो किसी क्षेत्र पर शासन करेंगे तो उनका शासन देखेंगे, और क्षेत्रीय राजवंशों का शासन हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ओके, चलो देखिए। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में एक होगा आपका देशी राजवंश, और एक होगा आपका विदेशी राजवंश। ओके? तो देशी राजवंशों में हम लोग देखेंगे पहले शुंग वंश, शुंग के बाद आपका कण्व वंश, और कण्व के बाद आपका सातवाहन वंश। ओके? विदेशी राजवंशों में जो बाहर से आकर आक्रमण करेंगे और भारत के किसी एक क्षेत्र में रह के शासन करेंगे, तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आए वो थे आपका हिंद यवन। हिंद यवन, या फिर इसी को हम कहते हैं इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन, ठीक? हिंद यवन के बाद जो आए वो थे आपका शक, तो शकों को देखेंगे। शक के बाद आए आपका पहलव, तो शकों को सीसियन कहा गया।
और पहलवों को पार्थिया। पहलव के बाद आया आपका कुषाण, जो चीन के यूची जाति के कबीलों से थे, यूची कबीला। क्लियर? ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी राजवंशों को, और जो पहला विदेशी राजवंश था वो कौन था आपका? हिंद यवन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग हिंद यवन के शासकों को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ये आए कहां से और भारत के किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ये वर्तमान का भारत, और ये वर्तमान का पाकिस्तान। ठीक, ये है आपका अफगानिस्तान। क्लियर? और यही से आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ईरान। ठीक, और ईरान के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा इराक। क्लियर? और इराक से ही लगा हुआ ये आज आपका वर्तमान का सऊदी अरब है ना, और ये अफ्रीका वाला हिस्सा। ऊपर यदि जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सीरिया। तो इतने जगह को हमको याद रखना है, यहीं से पकड़ में आएंगे कौन? हिंद यवन। क्लियर है? ये आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये भारत, ये आपका ईरान, ये इराक, और ये आपका सीरिया। क्लियर? तो अफगानिस्तान वाला एरिया जो है वो उस समय कहलाता था आपका विक्टोरिया, या फिर इसी को बैक्टीरिया क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर? ईरान वाला एरिया जो है ये पहले कहलाता था आपका पर्सिया। क्या कहलाता था? पर्सिया, है ना। तो विक्टोरिया या बैक्टीरिया, पर्सिया, और यह आपका सीरिया, इतना जगह हमारे काम का है। क्लियर? तो आज पर यदि आप सीरिया को देखोगे मैप में एशिया के, तो काफी छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन पहले सीरिया जो था उसका जो साम्राज्य था काफी बड़ा था, है ना। तो पूरा तो बनाएंगे नहीं, आप समझने के लिए जानिए बस कि सीरिया उस समय क्या था। सीरिया का साम्राज्य काफी, क्षेत्र काफी बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो इतना पूरा साम्राज्य, इतना पूरा क्षेत्र किसका था? आपका सीरिया। क्लियर है? अब देखिए, सिकंदर जब भारत आया था, है ना, तो उसकी जो सेना थी वो व्यास नदी से वापस लौटी, और वापस जब लौटी तो उसकी सेना दो भागों में बटी। एक जिस भाग में सिकंदर खुद गया था अपनी सेना को लेकर, और दूसरे भाग में उसके राजदूत गए थे, है ना, जिसमें से एक निकलेगा कौन? आपका सेल्यूकस निकेटर। बाद में इसी क्षेत्र पे वो शासन करेगा, है ना। और सिकंदर इस मार्ग से वापस गया, और यहाँ पर आज वर्तमान में है आपका ईरान में बेबीलोन। पर्सिया में क्या है आपका? बेबीलोन। पहले बेबीलोन का साम्राज्य भी काफी बड़ा था, लेकिन आज यदि वर्तमान में देखोगे तो बेबीलोन कहाँ है? तो ईरान में है। और इसी बेबीलोन में क्या हो जाती है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो सिकंदर के बाद ये पूरा एरिया क्या था आपका? यूनान था, ग्रीस वाला एरिया, है ना। तो यूनानियों ने ही, यानी कि यूनान के यवनों ने ही सिकंदर के जीते हुए क्षेत्र पर क्या किया? शासन किया था, है ना। सिकंदर जब भारत आया तो इन सारे क्षेत्रों को जीतते हुए भारत आया था। तो उसके मृत्यु के पश्चात इस पूरे एरिया में यवनों का ही शासन था। क्लियर है? तो सीरिया में उस समय, है ना, मौर्य काल के पश्चात, सेल्यूकस निकेटर के पश्चात, है ना, सीरिया में यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था आपका सेल्यूकस तृतीय। क्या नाम था? सेल्यूकस तृतीय। क्लियर है? और ईरान यानी पर्सिया में उस समय जो शासक था उसका नाम था आपका एक्सस। क्या नाम था? एक्सस।
क्लियर। और विक्ट्रिया में जो शासन कर रहा था, है ना, विक्ट्रिया में जो शासन कर रहा था उसका नाम था आपका डियोडोटस। क्या नाम था? डियोडोटस। क्लियर है? डियोडोटस, है ना। तो इस समय सीरिया के अंतर्गत ही कौन आता था? आपका पर्सिया। और सीरिया के अंतर्गत ही कौन आता था? आपका विक्ट्रिया। मतलब विक्ट्रिया और पर्सिया ये दोनों किसके अंतर्गत रह के शासन करते थे? तो सीरिया। सीरिया ही लोगों को क्या करता था? संचालित करता था। क्लियर है? सीरिया में कौन बैठा है? सेल्यूकस तृतीय। पर्सिया में कौन बैठा है? एक्सस। और विक्ट्रिया में कौन बैठा है? डियोडोटस, है ना। एक समय ऐसा आता है कि पर्सिया में जो एक्सस है ये अपने आप को सीरिया से क्या कर लेता है? स्वतंत्र कर लेता है। क्लियर है? एक्सस क्या करता है? जो पर्सिया वाला एरिया है उसको सीरिया से यानी कि सेल्यूकस तृतीय से क्या कर लेता है? खुद को स्वतंत्र कर लेता है ना। ये स्वतंत्र हो गया ये। अब इससे देखा देखी जो विक्ट्रिया में डियोडोटस बैठा है ये भी क्या कहेगा कि मैं भी अपने आप को स्वतंत्र करूं, मैं भी एक स्वतंत्र क्षेत्र में शासन करूं, ऐसा चाहेगा। तो इसके देखा देखी ये भी अपने आप को क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन नहीं कर पाता है ना। जैसे एक्सस अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र किया सीरिया से, वैसे डियोडोटस विक्ट्रिया को सीरिया से स्वतंत्र नहीं कर पाया, अर्ध स्वतंत्र किया। तो डियोडोटस जो होता है ये विक्ट्रिया को क्या करता है? अर्ध स्वतंत्र ही कर पाता है। अर्ध स्वतंत्र मतलब पहले इसके छत्र छाया में रह के शासन कर रहा था। कौन? डियोडोटस। अब क्या करेगा? जब ये अपने आप को अर्ध स्वतंत्र करेगा यानी कि स्वतंत्र करते करते पूरा नहीं कर पाया, खुद के क्षेत्र में अब शासन करेगा अपने मन मर्जी, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा ना किसको? सेल्यूकस तृतीय को टैक्स देगा। क्लियर? शासन खुद करेगा लेकिन टैक्स उसको देना पड़ेगा। पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र वो नहीं करवा पाया। एक तरह से कौन? डियोडोटस। ठीक है। अब देखो डियोडोटस के बाद जो शासक बनेगा विक्ट्रिया में, ये सब सिकंदर का जीता हुआ क्षेत्र था जहां पे यूनान के यमन हम क्या कर रहे हैं? शासक कर रहे हैं। डियोडोटस के बाद में उसका जो शासक आएगा उत्तराधिकारी वो था आपका डियोडोटस द्वितीय। कौन था? डियोडोटस द्वितीय। तो डियोडोटस द्वितीय जब आएगा ये देखेगा कि मेरे पिता ना अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर पाए थे, पर्सिया ने आपको स्वतंत्र करके स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं किससे? सीरिया से। तो ये चाहेगा मैं भी स्वतंत्र करूं ना पूर्ण रूप से किसको? विक्ट्रिया को। नहीं दूंगा, करना नहीं दूंगा। क्लियर है? तो हाथ ताकतवर डियोडोटस द्वितीय, कोई शक नहीं था, कर लेता है अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र। नहीं दूंगा कर जा क्या कर लेगा? बोल देता है किसको? सेल्यूकस तृतीय। पूर्ण स्वतंत्र करता है ना किसको? विक्ट्रिया। क्लियर? कुछ नहीं कर पाता सेल्यूकस तृतीय। अब जब यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, इसका जो सेनापति था किसका? डियोडोटस का। यहां पे लिख देता हूं डियोडोटस का सेनापति। ठीक, डियोडोटस का जो सेनापति था उसका नाम था आपका यूथिडेमस। क्या नाम था? यूथिडेमस। तो यूथिडेमस जो था वो सेनापति था। किसका सेनापति? तो डियोडोटस। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर होता है उसका भी कोई ना कोई कमजोरी होता है। डियोडोटस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ कमजोरी थी। और यदि आप ताकतवर हो तो अपने साथ किसी भी व्यक्ति को मत रखो और अपनी कमजोरी किसी बताओ। गलती कर बैठा कौन? डियोडोटस। डियोडोटस द्वितीय काफी शक्तिशाली था, उसका सेनापति उसका काफी ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था, तो जाहिर सी बात है इसकी कमजोरी को जाने। क्लियर है? मौका पाता है कौन? यूथिडेमस। मौका पाते ही मार देगा ना किसको? डियोडोटस द्वितीय को। कौन? यूथिडेमस। तो यूथिडेमस डियोडोटस की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। हत्या करेगा और विक्ट्रिया क्षेत्र में खुद क्या करने लगेगा? शासन करने लगेगा। कौन? यूथिडेमस। तो अब वर्तमान में यानी जिस समय की बात कर रहे हैं, तो इस समय अब डियोडोटस के बाद में विक्ट्रिया का शासक कौन बनेगा? यूथिडेमस। कौन बनेगा? यूथिडेमस। क्लियर है? और इस समय सीरिया में कौन बैठा है? सेल्यूकस
तृतीय। तो सेल्यूकस तृतीय को जब इस बात का पता चलेगा कि यूथिडेमस जो है वो डियोडोटस तृतीय क्या कर दिया है, मार दिया है, और यूथिडेमस ऐसा लगेगा किसको, सेल्यूकस तृतीय को, कि हो सकता है मेरे दुश्मन का दुश्मन क्या बन जाए, मेरा दोस्त बन जाए। क्लियर? सेल्यूकस तृतीय से खुद को स्वतंत्र किया था ना डियोडोटस तृतीय, तो सीधी सी बात है उसका दुश्मन होगा। और यूथिडेमस डियोडोटस तृतीय को मारा, तो सीधी सी बात है यूथिडेमस भी किसका दुश्मन हो गया, डियोडोटस तृतीय का। तो दुश्मन दुश्मन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। ऐसा लगा किसको, सेल्यूकस तृतीय को चिट्ठी लिखता है ना। सेल्यूकस तृतीय कांटेक्ट करेगा किससे, यूथिडेमस से, और बुलाएगा उसको कहां, सीरिया की, आ भाई मिल, अब तो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं विक्ट्रिया में, आ थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा समझौते बात हो जाए। सेल्यूकस तृतीय बुलाया किसको, यूथिडेमस। क्लियर? यूथिडेमस को बुलाया, हालांकि चिट्ठी नहीं लिखा था, है ना, समझने के लिए बताया। तो सेल्यूकस तृतीय बुलाएगा किसको, यूथिडेमस को। जब बुलाया तो यूथिडेमस के पास जब समाचार पहुंचा कि सेल्यूकस तृतीय मेरे को बुलाया, नहीं जाएगा, खुद नहीं जाएगा ना, भेजेगा किसको, अपने बेटे को। तो यूथिडेमस का जो बेटा था, यूथिडेमस का जो बेटा था उसका नाम था आपका डिमेट्रियस। डिमेट्रियस, क्या नाम था, डिमेट्रियस। क्लियर? किसका बेटा था ये, यूथिडेमस। हिंद यवन कैसे भारत आए, हिंद यवन कौन थे, वही बता रहा हूं। सोनू मोनू रीना टाइप का नाम नहीं है जो एक बार में याद हो जाए, याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो डिमेट्रियस किसका बेटा था, यूथिडेमस का। तो खुद नहीं जाता है यूथिडेमस किसके पास, सेल्यूकस तृतीय के पास, भेज देता है किसको, डिमेट्रियस को। तो डिमेट्रियस जाता है किसके पास, तो सेल्यूकस तृतीय के पास। कहां से जाएगा, तो विक्ट्रिया से जाएगा। विक्ट्रिया से सीरिया सेल्यूकस तृतीय के पास पहुंचता है डिमेट्रियस। अब जब डिमेट्रियस सीरिया पहुंचा तो सेल्यूकस तृतीय बोलेगा कैसे, पापा कहां है, नहीं आए पापा। तो बोलेगा डिमेट्रियस, पापा बुजुर्ग हो गए, कहां इतना दूर से आवन जावन करेंगे, मैं आया हूं, क्या दिक्कत है बताओ। तो डिमेट्रियस को अपने दरबार में रोकता है, राजा का बेटा है ना, आओ अगर तो करेंगे। क्लियर? दोस्ती निभाना है किससे, यूथिडेमस से, किसको, सेल्यूकस तृतीय को। बुलाएगा अपने दरबार में डिमेट्रियस को, रखेगा काफी लंबे समय तक, है ना, आओ भगत करेगा। अब सेल्यूकस तृतीय की बेटी थी, कौन थी बेटी, कोई शक नहीं है डिमेट्रियस खान काफी सुंदर। इसके सौंदर्य को देख के सेल्यूकस तृतीय की जो बेटी थी वो मोहा गई, हृदय में प्रेम जागृत हो गया, किसके लिए, डिमेट्रियस के लिए। ऑफर कर देती है शादी के लिए, कौन, सेल्यूकस की बेटी। सेल्यूकस की बेटी डिमेट्रियस से शादी करना चाहेगी, बोलेगी पापा चाहिए। अब बात है ना, बेटी बात मदद नहीं करेगी। तो सेल्यूकस तृतीय की बेटी शादी का ऑफर करेगी किसको, डिमेट्रियस को, है ना। अब डिमेट्रियस कोई नल्ला तो था नहीं, सीधी सी बात है, भावी राजा है, वर्तमान में राजकुमार है, भविष्य में राजा बनेगा, कहां का, विक्ट्रिया। तो बेटी के जिद पे आके, है ना, बेटी जिद को मानते सेल्यूकस तृतीय अपनी बेटी का विवाह कर देता है किससे, डिमेट्रियस। तो डिमेट्रियस दामाद बन जाएगा ना किसका, सेल्यूकस तृतीय का। क्लियर है? तो डिमेट्रियस दामाद बन गया किसका, सेल्यूकस तृतीय का। क्लियर है? कुछ दिन रुकेगा, शादी वादी का जो भी प्रसंग रहेगा, राजा है ना, ठीक है, एक दिन में तो होगा नहीं। तो अपना दामाद बनाया डिमेट्रियस को, कौन, सेल्यूकस तृतीय। शादी करने के बाद डिमेट्रियस सीरिया से फिर कहां आएगा, विक्ट्रिया आएगा, दामाद हो गया उसका। जब विक्ट्रिया आएगा कुछ समय बाद डियोडोटस, सॉरी यूथिडेमस यानी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो राजा विक्ट्रिया कौन बन जाएगा, डिमेट्रियस। तो विक्ट्रिया का अभी वर्तमान में राजा कौन होगा, डिमेट्रियस। कौन होगा, डिमेट्रियस। कुछ समय पश्चात सेल्यूकस तृतीय की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आइए समझ, जब डिमेट्रियस विक्ट्रिया का राजा बनेगा, यूथिडेमस की मृत्यु होगी, कुछ समय पश्चात सीरिया से भी सेल्यूकस तृतीय क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब सीरिया में सेल्यूकस तृतीय के बाद जो शासक बनेगा वो था आपका सेल्यूकस फोर्थ, सेल्यूकस चौथा, है ना। ये लोग नाम ज्यादा बदलते नहीं थे ना, एक तो नाम रखे, 1 2 3 लगा, खत्म कर, ओके। तो सेल्यूकस चतुर्थ, और सेल्यूकस चतुर्थ जब शासक बना तो इसका जो सेनापति था उसका नाम था आपका, यहां पे लिख देता हूं, यूक्रेटाइडिस। यूक्रेटाइडिस। तो यूक्रेटाइडिस जो था वो सेनापति था, किसका सेनापति, तो सेल्यूकस फोर्थ का।
ओके, सेल्यूकस फोर्स जब सीरिया का शासक बनता है और विक्ट्रिया का शासक अभी कौन है? डिमेट्रियस। बहनों की समझ लो, ओके, दामाद ही है। तो ससुर दामाद को कुछ नहीं किया, लेकिन ससुर का बेटा क्या पता दोनों का जमे कि न जमे। सेल्यूकस फोर्स बोलता है मेरे पापा के समय में, सीरिया के समय, यानी कि सेल्यूकस तृतीय के समय में सीरिया के अंतर्गत ये आता था ना कौन? विक्ट्रिया। तो फिर से विक्ट्रिया को सीरिया के अंतर्गत शासन करने के लिए मजबूर करेगा ना कौन? सेल्यूकस फोर्स। और अपने सेनापति यूक्रेटाइडिस को कहेगा जा आक्रमण कर। कहां पे? विक्ट्रिया पे। समझाई से मानेगा तो ठीक है, मनमाने पिटना किसको? डिमेट्रियस। और यदि नहीं माना तो मार भी देना, ऐसा बोला ना कौन? आपका सेल्यूकस फोर्स। किसको? यूक्रेटाइडिस को। तो यूक्रेटाइडिस अपनी सेना लेके जाता है कहां? विक्ट्रिया। कहां जाएगा? विक्ट्रिया। क्लियर है? विक्ट्रिया जब यूक्रेटाइडिस सेना के साथ पहुंचता है, विक्ट्रिया में बैठा हुआ है कौन? डिमेट्रियस। इतनी बड़ी सेना को देख के कांप जाएगा ना कौन? डिमेट्रियस। मारे मारे डर के मारे भागते हैं। अब इधर तो भागने से रहा, क्योंकि इधर से सेना आ रही है किसकी? यूक्रेटाइडिस की। सेल्यूकस फोर्स भेजा था, तो भागेगा किधर? ऑब्वियस सी बात है, इधर नहीं भागेगा, भारत की ओर। ये अभी पाकिस्तान है, लेकिन पहले क्या था? ये भारत का ही था ना, भारत का हिस्सा था ना। तो भारत की ओर विक्ट्रिया से भागेगा कौन? डिमेट्रियस। क्लियर है? और यूक्रेटाइडिस कहां आया है? विक्ट्रिया आया है। तो डिमेट्रियस जब भागा भारत की ओर, तो एक क्षेत्र में पहुंचेगा, उस क्षेत्र में अधिकार करके वहीं रुक जाएगा, वापस नहीं जाएगा। और यूक्रेटाइडिस जो सीरिया से आया था, विक्ट्रिया, वो अब वापस नहीं जाएगा सीरिया, यहीं बच जाएगा ना कहां पे? विक्ट्रिया। क्लियर है? तो अब देखो विक्ट्रिया में शासन किसका होगा? विक्ट्रिया में बैठेगा कौन? यूक्रेटाइडिस। कौन बैठेगा? यूक्रेटाइडिस। और विक्ट्रिया से डिमेट्रियस भाग के आया ना कहां? भारत। और भारत में जगह है, मतलब आज वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, उस समय भारत में आता था। उसका नाम है आपका शाकल। क्या नाम है? शाकल। वर्तमान में वो पाकिस्तान में है और उसका नाम है सियालकोट। क्या नाम है? सियालकोट। तो डिमेट्रियस विक्ट्रिया से भाग के आता है, कहां आता है? आपका शाकल। कहां आता है? शाकल, जिसको सियालकोट बोलते हैं। ये पाकिस्तान में वर्तमान में आता है ना, सियालकोट नाम शाकल। और शाकल में ही आके बस जाएगा ना कौन? तो डिमेट्रियस। तो यहां पे अब एक क्षेत्र हो जाएगा विक्ट्रिया का, और यहां पे भारत में, ठीक है, उस समय जम्मू-द्वीप कहलाता, भारत में बस जाएगा ना कौन? डिमेट्रियस। क्लियर है? ओके। तो यूक्रेटाइडिस जब विक्ट्रिया में रुकेगा तो अपनी राजधानी बनाएगा किसको? तक्षशिला को। किसको राजधानी बनाएगा? तक्षशिला को। और डिमेट्रियस जो भारत में रुका है वो राजधानी बनाएगा किसको? शाकल को, यानी कि वर्तमान में सियालकोट पाकिस्तान में जो आता है ये। तो अब यहां से देखो, ये यवन थे, ये यवन भाग के कहां है? आपका हिंद क्षेत्र में है ना। तो इन्हीं की ही जो आगे पीढ़ी बढ़ेगी वही कहलाएगा ना कि आपका हिंद यवन इंडो बैक्ट्रियन। क्लियर है? समझ में आया? ओके। अब देखो, ये यूक्रेटाइडिस का एक ब्रांच है ना, और डिमेट्रियस हालांकि शाकल में आया, लेकिन था कौन? यूथिडेमस का बेटा। तो यूथिडेमस वाला ही एरिया, मतलब यूथिडेमस का वंश ही क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। और इधर किसका वंश चलेगा? तो यूक्रेटाइडिस का। तो विक्ट्रिया में राजधानी तक्षशिला किसका वंश चलेगा? तो यूक्रेटाइडिस का। और आपका भारत में शाकल में किसका वंश चलेगा? आपका यूथिडेमस का। यूथिडेमस का बेटा कौन? डिमेट्रियस। तो किसी का वंश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में? यही कहलाएगा कौन? आपका हिंद यवन। आई बात समझ में? क्लियर है? अब इसके बाद के कोई भी शासक काम के नहीं है हमारे, सब शासक को आप नहीं पढ़ सकते। दोनों में से एक एक शासक को याद करेंगे जो हमारे काम का है। इसी के यूक्रेटाइडिस हिंद यवन से, है ना, यूक्रेटाइडिस वाले ही वंश से एक शासक निकल कर आएगा, उसका नाम रहता है आपका एंटियालकिड्स। क्या नाम रहता है? एंटियालकिड्स। ठीक, एंटियालकिड्स। और शाकल वाले यानी यूथिडेमस के जो वंशज होंगे, आगे डिमेट्रियस के बाद के जो शासक होंगे, उसी वंशावली में एक शासक निकल कर आएगा, नाम होगा क्या उसका? मिनांडर।
क्या नाम होगा? मिनांडर। तो हमारे काम के यही दो शासक हैं, है ना, एक एंटियालकिड और ये हिंद यमन शासक आपका कौन? तो मिनांडर। क्लियर है? अब इनका रिलेशन देखेंगे देशी राजवंशों से, है ना। तो हिंद यमनों का इंडो बैक्ट्रियन का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा? आपका शुंग वंश के साथ होगा। किससे होगा? शुंग वंश के शासकों से। देखो शुंग वंश, है ना, मौर्यों के पतन के पश्चात भारत में जो पहला देशी राजवंश है जो शासन करेगा वो कौन था? आपका शुंग वंश। और मध्य प्रदेश का जो विदिशा है ना, बेस नगर बोलते थे, तो मध्य प्रदेश का आपका बेस नगर यानी कि आपका विदिशा है ना, ये आपका मध्य प्रदेश का बेस। इसी बेस नगर में, विदिशा में राजधानी थी उनकी, यहाँ पे शासन होगा किसका? शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश। और शासन में कौन बैठा है अभी वर्तमान में? तो मिनांडर, इंडिया में शासक। ओके, तो हम एक देखेंगे एंटियालकिड्स को और एक देखेंगे किसको? मिनांडर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं किसको? मिनांडर। शासन में बैठा है मिनांडर। उसी समय शुंग वंश का एक शासक था, नाम था उसका वसुमित्र। क्या नाम था? वसुमित्र। इसको अलग से शुंग वंश से देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं मिनांडर को, तो इन दोनों का रिलेशन बताएंगे। ओके, तो शासन से मिनांडर जो है वो किधर की ओर क्या करता है? आक्रमण करता है। ओके, मिनांडर जो था जब वो शासन आया तो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पहले से ही हो चुका था, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे बिल्कुल। ओके, तो मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित होगा और एक बौद्ध भिक्षु से मिलेगा, नाम था उसका नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलकर मिनांडर काफी ज्यादा क्या हुआ? प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी रुचि क्या हुई? बढ़ती। तो काफी ज्यादा प्रश्न पूछता है बौद्ध भिक्षु किससे? नागसेन से, और उसके प्रश्नों का उत्तर देते जाता है ना कौन? आपका नागसेन। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यमन शासक मिनांडर, इन दोनों का जो वार्तालाप है वो एक किताब में लिखा गया है और उस किताब का नाम है आपका मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में क्या बताया गया है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तर है और हिंद एवं शासक मिनांडर के क्या है? प्रश्न। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? इस टाइप की बातें हैं ना, तो ये पूछ रहा है प्रश्न, इसको ज्यादा पता नहीं और बौद्ध भिक्षु नागसेन इसको क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहा है। आइए बताऊंगे तो किसमें है वर्णन? तो मिलिंद पन्हो में। तो मिलिंद पन्हो को नाम को याद रखना है, किताब का नाम है। और जो भारत के लोग थे वो इस हिंद यमन शासक मिनांडर को किस नाम से जानते थे? तो मिलिंद के नाम से जानते थे। किसके नाम से? मिलिंद के नाम से। एक एक इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए, बता रहा हूं। ओके, क्लियर है? यहां तक याद रहेगा। अब देखो, ये है आपका मानसरोवर झील, है ना, और यहां से निकलती है आपकी ऐसे करके, अब इसको मिटा देता हूं, ये आपका सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये शाकल है, ठीक। तो शाकल में अभी बैठा है कौन? मिनांडर, और ये आपका है सिंधु नदी। तो शाकल में मिनांडर और इधर विदिशा बेस नगर में आपका कौन बैठा है? वसुमित्र। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। किसके किसके बीच? मिनांडर और वसुमित्र। तो शुंग वंश का शासक वसुमित्र वर्सेस कौन? मिनांडर। तो मिनांडर और वसुमित्र के बीच में इसी सिंधु नदी के किनारे, किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे युद्ध होगा। ओके, और इस युद्ध को जीत जाएगा ना कौन? वसुमित्र। कौन जीतेगा? वसुमित्र। हार जाएगा कौन? मिनांडर। क्लियर है? ओके, तो हिंद एवं शासक मिनांडर के बारे में कितना इंफॉर्मेशन याद रखोगे। ओके, अब आते हैं किसके पास? एंटियालकिड के पास। तो ये कहां का शासक था? तो तक्षशिला का। कहां का शासक था? तक्षशिला का। तो तक्षशिला का शासक एंटियालकिड, और उस समय शुंग वंश का शासक 90 नंबर का शासक था ना। कौन से नंबर का? 90 नंबर का। 90 नंबर का शासक था आपका भागभद्र।
क्या नाम था उसका? भागभद्र, भागवत। ओके, तो भागभद्र, और इधर आपका तक्षशिला में बैठा है कौन? तो आपका एंटियालकिट्स। यही एंटियालकिट्स है जो अपने राजदूत, इसका राजदूत है ना, नाम तो उसका हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। तो एंटियालकिट्स अपने राजदूत हेलियोडोरस को इसी भागभद्र के दरबार में जो विदिशा बेतनगर बैठा हुआ है वहां भेजेगा। ओके, तो एंटियालकिट्स का जो राजदूत था उसका नाम क्या था? आपका हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को भेजेगा कहां? आपका विदिशा। शुंग वंश के शासक, 9वें क्रम का शासक कौन? भागभद्र। तो हेलियोडोरस जब आपका जाता है कहां पे? भागभद्र के दरबार में। तो भागभद्र जो था ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ओके, ब्राह्मण धर्म में एक आपका इसी के अंतर्गत आता है शैव धर्म, और शैव धर्म को मानने वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं। क्लियर? इसी ब्राह्मण धर्म में आता है आपका क्या? वैष्णव धर्म, और वैष्णव धर्म को मानने वाले जो होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। क्लियर है? भागवत यानी कि ये जो भागभद्र था ये वैष्णव धर्म को मानता था, मतलब सीधी सी बात है, किसकी पूजा करेगा? भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु का जो वाहन होता है वो होता है आपका गरुड़। कौन होता है? गरुड़। तो हेलियोडोरस जब भागभद्र के दरबार में आया, देखा यहाँ पे तो भागवत धर्म काफी ज्यादा प्रचलित है, तो काफी ज्यादा प्रेरित होगा, प्रभावित होगा किससे? भागवत धर्म से, है ना, यानी कि वैष्णव धर्म से। और वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर ये भी क्या करेगा? उसी भागवत या वैष्णव धर्म को अपना लेगा। क्लियर है? अब जब वैष्णव धर्म को अपनाया, शासक है ये भी वैष्णव धर्म को मानने वाला है, ये भी क्या कर रहा है? वैष्णव धर्म को अपना लिया है। तो प्रतीक के रूप में गिफ्ट देगा। क्या देगा? गिफ्ट देगा। किसको देगा? शासक को देगा। क्लियर है? तो प्रतीक के रूप में कि मैं भागवत धर्म अपनाया हूं, इस धर्म के प्रति मैं कुछ करना चाह रहा हूं, तो प्रतीक के रूप में एक स्तंभ बनवाएगा। क्या बनवाएगा? स्तंभ। चूंकि भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़, तो ये बनवाएगा उसी प्रतीक के रूप में। भागवत धर्म को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतीक के रूप में गरुड़ स्तंभ बनवाएगा। क्या बनवाएगा? गरुड़ स्तंभ। तो हेलियोडोरस का क्या है? गरुड़ स्तंभ। क्या है? गरुड़ स्तंभ। कौन से धर्म को अपनाया? वैष्णव धर्म को। और उसी के प्रतीक के रूप में क्या बनवाया? गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ बनवाया, चूंकि इन लोग है कहां पे? बेस नगर पे, यानी कि वर्तमान का आपका क्या? विदिशा, है ना। तो बेस नगर में, इसी बेस नगर में इस हेलियोडोरस का क्या है? आपका गरुड़ स्तंभ। किस उपलक्ष्य में बनवाया? आपका तो भागवत धर्म को ग्रहण करने के उपलक्ष्य में। याद रहेगा। तो इतना इंफॉर्मेशन याद रखना किसके बारे में? हेलियोडोरस, यानी कि शासक कौन था आपका? एंटियालकिट्स। आएगा समझ? तो इतना याद रखना है आपको किसमें? हिंद यवन यानी कि इंडो बैक्ट्रियन। ओके, आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में देखेंगे शक यानी कि शिक्षण। तो जैसे आज हम लोग पहले एक बेस बनाए कि हिंद यवन कहां से आए, वैसे ही कल के क्लास में बताऊंगा कि शक कहां से आए, इनका मूल स्थान क्या था, और भारत में आके कहां कहां ये बने। ओके, ठीक, थैंक यू।